अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का तो एक ही हमारे कोर्स में है कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई के हमारे कोर्स में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है क्लासिकल व्यू और दूसरा कहलाता है आपका केन्जियन व्यू। क्लासिकल व्यू वालों का कहना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के एग्रीगेट सप्लाई कर्व अलग अलग होंगे। शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह, जबकि लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि ये शो करती है कि एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन में प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। प्राइस कम हो या ज्यादा हो, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई फिक्स रहेगी। और जो शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो नॉर्मल सप्लाई कर्व की तरह है कि हायर द प्राइस हायर वुड बी द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। प्राइस ज्यादा तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस लेवल कम तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी कम। फिर हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड को कि एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हायर द प्राइस लेवल लोअर वुड बी द एग्रीगेट डिमांड एंड लोअर द प्राइस लेवल हायर वुड बी द एग्रीगेट डिमांड। आज हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के ओवरऑल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, उसके लिए सारी बात है। जिस तरह हमने मार्केट इक्विलिब्रियम में देखा था कि डिमांड और सप्लाई कर्व के जरिए हमने इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया था, यहां भी हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जरिए इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे। सो होगा क्या, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे जीडीपी या नेशनल इनकम, वाई एक्सिस पे ले लेंगे प्राइस लेवल, और बेसिकली हम इसे ड्रॉ करेंगे क्लासिकल व्यू से। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो कि शो करता है YF को। YF मीन नेशनल इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन इक्विलिब्रियम कभी भी लॉन्ग रन में नहीं होता, इक्विलिब्रियम हमेशा शॉर्ट रन में होता है। वजह क्या है, डेली बेस पे प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, डेली बेस पे डिमांड और सप्लाई राइज और फॉल कर रही होती है। दैट्स व्हाई जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम इसे शॉर्ट रन में ही करेंगे। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये आ गया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ करना है। जिस जगह एग्रीगेट डिमांड के कर्व ने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को इंटरसेक्ट किया है, वहां आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाएगी ऑन एवरेज, और ये आपकी इक्विलिब्रियम इनकम होगी नेशनल लेवल पे कि मुल्क के अंदर जो एवरेज प्राइस लेवल होगा वो PE होगा, और इस प्राइस लेवल के ऊपर जो नेशनल इनकम है वो YE होगी। अब हमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये कहीं इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, बस ऐसे ही खड़ा है अपनी जगह पे। इसका मकसद सिर्फ ये है, ये बताना कि फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी राइट नाउ कहां पे खड़ी है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल YF ज्यादा है,
जबकि इकोनॉमी इस वक्त मौजूद है YE के ऊपर, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के कुछ रिसोर्सेस आइडल पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, अभी उन्हें यूटिलाइज करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब जिस तरह हमने चैप्टर 2 में 12 केसेस पढ़े थे डिमांड और सप्लाई के, कि जब भी डिमांड और सप्लाई राइज या फॉल करेगी तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। यहां भी यही होगा। जब भी एग्रीगेट डिमांड राइज या फॉल करेगी तो इक्विलिब्रियम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। तो हम अब देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के राइज या फॉल करने से मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। पहले बनाएंगे बेस डायग्राम कि इकोनॉमी राइट नाउ कहां पे है। इधर जीडीपी, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर देंगे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर जो कि YF को शो करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्रोडक्शन पोटेंशियल को शो करता है। राइट नाउ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 1 यहां पे है, एग्रीगेट डिमांड यहां पे है, E1 P1 Y1। शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई SR AS1 से शो हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड AD1 से शो हो रहा है। जहां दोनों ने कट किया वहां इक्विलिब्रियम आया E1, यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है P1 और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है Y1। और ये Y1 राइट नाउ इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ये कम है पोटेंशियल जीडीपी से, पोटेंशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम से। सो नाउ इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस, अगर एग्रीगेट डिमांड राइज करती है तो क्या होगा। जब एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर को शिफ्ट करेगा, राइट साइड को शिफ्ट करेगा। एग्रीगेट डिमांड राइज कर गई, एग्रीगेट डिमांड का नया कर्व बन गया AD2 के नाम से। अब क्या होगा, जहां नया एग्रीगेट डिमांड कर्व शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करेगा वहां इक्विलिब्रियम 2 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम Y2 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल P2 हो जाएगा। क्या हुआ, जब एग्रीगेट डिमांड राइज की प्राइस लेवल इंक्रीजेस। जब भी एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। नेशनल इनकम के साथ क्या हुआ, ये भी Y1 से बढ़ के Y2 पे चली गई, यानी कि YF की तरफ को मूव कर रही है। तो इसे कहेंगे इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या होगा, आपके प्रोड्यूसर्स शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देंगे और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगी। जाहिर बात है सप्लाई बढ़ाने के लिए इन्हें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, जब प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेगी। दूसरा केस, इफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई राइजेस, अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई राइज करती है तो क्या होगा। उसी तरह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर जो फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर जो करंट सिचुएशन को शो करेगा, एग्रीगेट डिमांड
जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिले वो E1, नेशनल इनकम Y1 और प्राइस लेवल P1। अब ये हमारा है इनिशियल इक्विलिब्रियम, जिसे हम बेस डायग्राम भी कहते होते। अगर शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई राइज करती है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई राइज कर गई, इफेक्ट क्या आया? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। अब इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नया शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट करेगा पॉइंट E2 पे, प्राइस लेवल फॉल कर गया, लेकिन इकोनॉमी Y1 से Y2 पे चली गई, जो कि F की तरफ को बढ़ रही है, तो इकोनॉमी मूव्स टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ को बढ़ेगी। दैट इज सेकंड केस। Then comes third case. यहां 12 केसेस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं और ना ही इतने क्लोज इतने केसेस हमारे सिलेबस में हैं। If aggregate demand rises and short term aggregate supply falls, कि सप्लाई फॉल कर गई शॉर्ट रन में और एग्रीगेट डिमांड राइज कर गई, तो क्या होगा? इधर जीडीपी, इधर प्राइस लेवल, ये आ गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम को शो कर रहा है। इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड आ गई, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आ गई, इक्विलिब्रियम आया पॉइंट E1 पे, इकोनॉमी Y1 पे है और प्राइस लेवल P1 के ऊपर है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एक को राइज करवाना है और एक को फॉल करवाना है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। हम एक को राइज और एक को फॉल करवाएंगे तो जो नए कर्व होंगे वो खुद ही बता देंगे इकोनॉमी कहां पे जा रही है। शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई फॉल कर रही है, तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बन गया बैक साइड पे, और एग्रीगेट डिमांड राइज कर रही है, एग्रीगेट डिमांड ऊपर को चली गई। जहां एग्रीगेट डिमांड कर्व AD2 ने नए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई SRAS1 को कट किया है, वो बन गया पॉइंट E2। इकोनॉमी अपने सेम लेवल पे ही खड़ी है, लेकिन प्राइस लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया, क्योंकि जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी तो भी प्राइसेस बढ़ेगी, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तब भी प्राइसेस बढ़ेगी। सो दोनों का इफेक्ट प्राइस के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो प्राइस लेवल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। प्राइस लेवल P1 से बढ़ के P2 पे चला गया, लेकिन इकोनॉमी अपनी जगह पे रहेगी, Y1 पे रहेगी। ये आपके 2-3 केसेस थे। बेसिकली आपको चैप्टर 2 रिमाइंड करवाना था कि अगर एग्रीगेट डिमांड में या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में कोई राइज या फॉल आता है
तो इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आउटपुट गैप, जीडीपी, प्राइस लेवल, ये आ गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, ये आ गया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का, ये आ गया एग्रीगेट। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे प्राइस पीई, क्वांटिटी वाई। फिलहाल जो जीडीपी है वो वाई ई के ऊपर स्टैंड कर रहा है और ये वाई ई जो है ये वाई एफ से पीछे है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इकोनॉमी का ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन इकोनॉमी इससे पीछे इक्विलिब्रियम ले रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं आउटपुट गैप, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी मीन YF, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है, जो इकोनॉमी के अंदर सलाहियत मौजूद है, जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज ये प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। और YE क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि इकोनॉमी राइट नाउ क्या प्रोडक्शन कर रही है। तो इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस कर सकती है यानी कि YF, और इकोनॉमी जितना प्रोड्यूस कर रही है यानी कि YE, इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट गैप। अब ये आउटपुट गैप भी दो तरह का है। इस डायग्राम को देखिए, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे इक्विलिब्रियम ले रही है, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हो रहा है। अगर प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या, प्राइस लेवल बढ़ा, यहां गया, क्या हुआ, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमी आगे हो जाएगी। प्राइस लेवल और बढ़ा के देखिए, P2 पे जाकर देखिए, जब प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर गई क्या हुआ, बढ़ी हुई प्राइस को देख के आपके प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देंगे, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है। प्राइस है PE, तो वहां पे आउटपुट है YE। अगर प्राइस लेवल बढ़ के यहां चला जाए P2 पे, होगा क्या, इस बड़ी ही कीमत को देख के आपके प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेंगे और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में। तो कीमत के बढ़ने की वजह से आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जा सकती है। कीमत के बढ़ने से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है। इसका मतलब है इकोनॉमी पीछे क्यों है फिर? अगर हम मौजूदा इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस बढ़ा दें, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है, लेकिन ये तो पीछे है। इट मींस मुल्क के अंदर प्राइसेस कम हैं। प्राइसेस की कमी की वजह से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे है।
तो प्राइसेस की कमी की वजह से जो आउटपुट गैप आएगा, आउटपुट गैप आ रहा है प्राइस के कम होने की वजह से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम और करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इनमें गैप आ रहा है। इस तरह के गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में कमी आ जाना। तो हमने देखा है यहां पे कि अगर प्राइस लेवल बढ़ा दिया जाए तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकती है, लेकिन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा नहीं रही। इसका मतलब क्या है? प्राइसेस कम हैं। प्राइसेस कम होने की वजह से आपके प्रोड्यूसर्स अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस वजह से आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऐसा आउटपुट गैप जो प्राइसेस की कमी की वजह से आए, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। सेकंड केस, इन्फ्लेशनरी गैप। ये है आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है। ये आ गया शॉर्ट रन एग्रीगेट, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। ये आया इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे जाके प्रोडक्शन कर रही है। बड़ी अजीब बात लगती है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे कैसे जा सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का तो मतलब ही ये है कि वो आउटपुट लेवल जहां पे आपकी इकोनॉमी अपने तमाम रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज कर रही है। तो फिर इकोनॉमी आगे कैसे जा सकती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को भी क्रॉस कर जाए? इसका आंसर है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि आप लेबर से ओवर टाइम करवाना शुरू कर दें, मशीन्स को ओवर कैपेसिटी के ऊपर चलाना शुरू कर दें। उसका इफेक्ट क्या आएगा? इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे चली जाएगी। जिस तरह एक बस के अंदर 45 पैसेंजर्स की गुंजाइश होती है, लेकिन जब प्राइसेस हाई हों किसी इवेंट के ऊपर, ईद वगैरह के मौके पे, इकट्ठी छुट्टियों से पहले, होता क्या है, आपके ड्राइवर हजरात जो ट्रैवल कंपनीज हैं वो बसों में ज्यादा मुसाफिर बिठाना शुरू कर देते हैं फोल्डेबल सीट्स लगा के। तो वो क्या है? वो बेसिकली ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। सो जब प्राइस, लेकिन ज्यादा सवारियां कब बिठाते हैं, ज्यादा पैसेंजर कब अकोमोडेट करते हैं बसों वाले? जब प्राइसेस यूजुअल से हाई हो। सो यहां भी क्या है, इकोनॉमी इससे आगे नहीं जानी चाहिए। देखिए इकोनॉमी तो इससे भी आगे जा रही है, मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे नहीं जानी चाहिए, देखिए इकोनॉमी तो इससे आगे जा रही है। रीजन क्या है? प्राइसेस हाई है। जितनी प्राइसेस फुल एम्प्लॉयमेंट पे होनी चाहिए, प्राइसेस उससे हाई हैं। सो इन हायर प्राइसेस की वजह से आपके प्रोड्यूसर क्या करेंगे? वो रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे, लैंड को ओवर यूटिलाइज करेंगे, लेबर से ओवर टाइम करवाएंगे, मशीन्स को ओवर कैपेसिटी पे चलाएंगे और आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। क्योंकि ये गैप, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट और करंट आउटपुट लेवल में गैप आ जाएगा। ये आउटपुट गैप आ रहा है कीमतों के ज्यादा होने की वजह से। तो कीमतों के ज्यादा होने को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और इन ज्यादा कीमतों की वजह से आउटपुट में जो गैप आएगा, दैट विल बी कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। आउटपुट यहां होना चाहिए पॉइंट ए पे, लेकिन है ये पॉइंट ई के ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे। सो प्राइसेस हाई हैं। अब इकोनॉमी कभी भी लंबे अरसे तक फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे स्टे नहीं कर सकती। वजह क्या है? जब आप लेबर से ओवर टाइम करवाएंगे, लेबर
हायर वेजेस डिमांड करेगी। किसी फैक्ट्री में चेक कर लें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, ओवर टाइम का रेट 1.5 गुना या बाज़ का 2 गुना होता है लेबर का पर आवर। रीजन क्या है? वो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देने का पाबंद है, उसके ऊपर अगर वो ड्यूटी करेगा तो वो आपसे हायर वेजेस डिमांड करेगा पर आवर के हिसाब से। सो लेबर हाई वेजेस डिमांड करेगी। मशीन्स को ओवर कैपेसिटी पे चलाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा निकलेगी, प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे अगर बस को या ट्रक को ओवरलोड करते हैं, वो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी ज्यादा निकालेगा। अब कुछ ऐसा तो लेबर काम करती रहेगी हायर वेजेस को देख के। लेबर की एक साइकी होती है कि ये कभी भी अपनी सैलरीज को स्टैग्नेंट नहीं रखते, फिक्स लेवल के ऊपर नहीं रखते। ये हमेशा हाई से हाई सैलरीज डिमांड करते रहते हैं। अब लेबर को हायर सैलरीज मिल रही हैं, लेबर की इनकम इंक्रीज कर रही है। अब होगा क्या? वक्त गुजरने के साथ साथ लेबर मजीद हायर सैलरीज डिमांड करेगी। जब मजीद हायर सैलरीज डिमांड करेगी तो होगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी तो जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब लेबर के हायर वेजेस डिमांड करने से कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। जब प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट श्रिंक होंगे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने में। वजह क्या है? एक्स्ट्रा आउटपुट तो इसलिए प्रोड्यूस कर रहे थे कि प्राइस हाई मिल रही थी। अब हाई प्राइस के साथ कॉस्ट भी बढ़ गई तो अब प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट नहीं है। वो करेगा क्या? जो इकोनॉमी ए से मूव करके ई पे आई थी, प्रोड्यूसर्स ओवर टाइम लगवाना बंद कर देंगे। प्रोड्यूसर्स रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करना बंद कर देंगे, इकोनॉमी पॉइंट पी भी आ जाएगी। इफेक्ट क्या होगा? नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा पीई डैश के ऊपर। इकोनॉमी जो ओवर प्रोड्यूस कर रही थी वो ओवर प्रोडक्शन बंद कर देगी और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई फॉल की है, कम हुई है, तो होगा क्या? प्राइस लेवल मजीद बढ़ जाएगा। सो जब भी इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी गैप पे होगी, जब इकोनॉमी अपने फुल प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ वापस आएगी, और जब फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ वापस आएगी, प्राइस लेवल मजीद इंक्रीज हो जाएगा। सो इकोनॉमी लंबा अरसा फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे स्टे नहीं कर सकती। लास्ट टॉपिक आज का, अफेक्टिव डिमांड। अगर कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चली जाए तो लोगों की इनकम्स इंक्रीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा। जब इनकम्स इंक्रीज होती हैं तो वो अपनी डिमांड हाई कर देते हैं, एग्रीगेट डिमांड राइज करती है। लेकिन लोग अपना जो मौजूदा खर्चा प्लान करते हैं वो अपनी पोटेंशियल इनकम को देख के नहीं करते कि जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाके इनकम मिलेगी, हमने जो उस हिसाब से खर्चा करना है, अपनी आज की डिमांड उतनी रखें। नहीं, लोग अपनी आज की डिमांड अपनी मौजूदा इनकम को देख के करते हैं, ना कि फ्यूचर इनकम को। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डिमांड। एक डिमांड वो है कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चली जाए तब लोगों की डिमांड होगी, और एक डिमांड वो है जो लोग अपनी आज की इनकम को देख के प्लान कर रहे हैं। लोग हमेशा अपनी आज की इनकम को देख के डिमांड प्लान करते हैं, ना कि फ्यूचर की इनकम को। और ये जो डिमांड जो आज की इनकम को ज़हन में रख के प्लान की जा रही है, इस डिमांड को हम कहते हैं अफेक्टिव डिमांड। मसलन आप लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, सीए में जब सीए इंशाल्लाह आपका कंप्लीट होगा, यू कैन एक्सपेक्ट अ 6 डिजिट सैलरी, कि आपकी सैलरी 6 डिजिट में होगी इंशाल्लाह। लेकिन राइट नाउ आप लोग डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे। अभी फैमिली से जो इनकम मिलती होगी वो 5 डिजिट में होगी, 10 से 15,000 20,000 तक। तो आज आप लोग आजकल जो चीज़ें खरीदते हैं,
जो आज आपकी आजकल की डिमांड है वो आपकी मौजूदा इनकम को देख के है, ना कि उस इनकम को जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। इसी को हम कहते हैं अफेक्टिव डिमांड। चैप्टर 6 कंप्लीट है आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ इसी वीक में हम लोग उम्मीद है फाइनेंस का एक चैप्टर और ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।